मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का ऐलान किया। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह लगभग 6 दशकों की सदस्यता का अंत होगा। यूएई ओपेक द्वारा तय किए गए उत्पादन कोटा को अपनी बढ़ती क्षमता के लिए बाधा मान रहा था। वह तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए लचीलापन चाहता है। फिलहाल उसकी क्षमता 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और 2027 तक इसे 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। यह फैसला यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। यमन, सूडान जैसे संघर्षों में अलग अलग पक्षों के समर्थन के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ चुका है। यूएई अब स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहता है। यूएई के जाने से ओपेक की उत्पादन क्षमता का करीब 15% हिस्सा कम हो जाएगा और ओपेक प्लस का वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सा घटकर 45% रह जाएगा। इस कदम से ओपेक का प्रभाव कमजोर पड़ेगा और वैश्विक तेल बाजार का स्वरूप बदल सकता है। इस खबर के बाद तेल की कीमतों में प्रति बैरल $2 से अधिक की गिरावट आई। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यूएई अब बिना कोटा बाधा के भारत को अधिक तेल निर्यात कर सकता है। यूएई ने स्पष्ट किया है कि ओपेक से बाहर होने के बाद भी वह बाजार की मांग और स्थिति के अनुसार धीरे धीरे संतुलित तरीके से अतिरिक्त तेल उत्पादन जारी रखेगा। अब हम बात करते हैं ओपेक के बारे में। देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, अर्थात ये ऐसा तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। यह दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करता है ताकि सदस्य देशों को उचित मुनाफा और स्थिरता मिल सके। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका ने भारत को 650 से अधिक प्राचीन वस्तुएं लौटाएगी। जी हां, अमेरिका ने भारत को लगभग 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाने की घोषणा की है। यह घोषणा 30 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क के जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने की। ये वस्तुएं कई तस्करी नेटवर्कों की जांच के बाद बरामद की गई, जिनमें कुख्यात कला व्यापारी सुभाष कपूर और दोषी तस्कर नैन्सी विनर से जुड़े गिरोह शामिल है। लौटाई गई वस्तुओं में लगभग 20 लाख डॉलर मूल्य की अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्रमुख है। यह प्रतिमा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिरपुर की थी और 1939 में मिली कांस्य प्रतिमाओं के भंडार का हिस्सा थी। यह प्रतिमा रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से चुराई गई थी। 1982 में अमेरिका तस्करी कर ले जाई गई और अंततः 2025 में न्यूयॉर्क के एक निजी संग्रह से खोजकर जब्त कर ली गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण वस्तु नाट्य करते हुए गणेश की बलुआ पत्थर की प्रतिमा है, जिसे मध्य प्रदेश के एक प्राचीन मंदिर से लूटा गया था और बाद में सुभाष कपूर के सहयोगी और दोषी तस्कर विमान घिया के जरिए न्यूयॉर्क में बेच दी गई थी। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत विनय प्रधान ने अमेरिकी एजेंसियों की सतर्कता और सहयोग की सराहना की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारत पाक संबंधों की। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भारत पर तेज गर्मी के बीच पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और इसे रेड लाइन करार दिया है। पाकिस्तान ने इस विवाद पर पहले युद्ध की धमकी भी दी है। आपको बता दूं, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। अब यह निलंबन 1 साल से जारी है। पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत पश्चिमी नदी यानी कि सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी रोकता है तो उसकी बड़ी आबादी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने कहा है कि इससे शांति, सुरक्षा और मानवीय मामलों पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, सिंधु जल संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज का पानी उपयोग करने का अधिकार है। वही 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार है। पश्चिमी नदियां कुल जल का लगभग 80% वहन करती है, जिनका उपयोग पाकिस्तान करता है। भारत को पश्चिमी नदियों का केवल 20% जल सीमित उपयोग के लिए मिलता है।
यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में जवाहरलाल नेहरू और जनरल आयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षरित हुई थी। यह 65 वर्षों से कई युद्धों और विवादों के बावजूद बरकरार थी, लेकिन अप्रैल 2025 से भारत ने इसे पहली बार निलंबित कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक अर्थात PAI 2.0 रिपोर्ट की। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 यानी कि PAI 2.0 रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत का नया चेहरा साफ नजर आ रहा है। देश की 97.30% ग्राम पंचायतों ने इस बार डेटा दिया है, यानी 2.59 लाख से अधिक पंचायतों ने अपना प्रदर्शन सार्वजनिक किया है। PAI 1.0 के मुकाबले यह 16% से अधिक की बड़ी छलांग है। रिपोर्ट के मुताबिक 3635 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर रही, यानी ए ग्रेड में आई है। वही 1.18 लाख से अधिक पंचायतें परफॉर्मर यानी कि बी ग्रेड की श्रेणी में हैं। बाकी पंचायतें एस्पिरेंट्स या बिगनर कैटेगरी में हैं। गरीबी मुक्त आजीविका विषय में 3313 पंचायतों ने A+ ग्रेड हासिल किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 पंचायतें A+ रही, यानी गांवों में रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। राज्यों की बात करें तो केरल और त्रिपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक संख्या में पंचायतों को शामिल किया है। आपको बता दें कि PAI 2.0 को पिछले संस्करण से ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब सिर्फ 150 संकेतक है, डेटा एंट्री एकीकृत है और ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था भी है। साथ ही रियल टाइम डैशबोर्ड से किसी भी पंचायत का प्रदर्शन तुरंत देखा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर की। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शासकीय संकल्प छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पेश किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को विधानसभा में एक शासकीय संकल्प पेश किया, जिसमें कहा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस संकल्प पर चर्चा के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। यह विशेष सत्र आज 30 अप्रैल को बुलाया गया है। सीएम साय ने कहा है कि सदन नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह मांग करता है। विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने कहा है कि उन्होंने इसी तरह का एक अशासकीय संकल्प पेश किया था, जिसमें मौजूदा सीटों के भीतर महिलाओं को 33% आरक्षण का आग्रह किया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महंत का संकल्प अशासकीय था और विशेष सत्र का एजेंडा पहले से तय सरकारी कामकाज के लिए था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। महंत ने आरोप लगाया कि यह संकल्प जल्दबाजी में पेश किया गया और इसका शुरुआत में बताए गए विषय से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं, विधानसभा के सत्र बुलाने का मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 174 से आता है, जो संसद बुलाने से संबंधित अनुच्छेद 85 के समांतर है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। यह राज्यपाल को विधानसभा को समय समय पर बुलाने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर आवश्यकता अनुसार कोई भी सत्र बुला सकता है। खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।